Sound take. Good evening, ma'am. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, ma'am. Hello. Hi, ma'am. Hi, Ravi. Hello, ma'am. Happy Independence Day. Hmm. I did not hear you. What did you say? I said Happy Independence Day, ma'am. Okay, happy Independence Day to you too. Okay, and I think there is some issue with this. I can hear my voice. Let me give 2 minutes. Okay. Yeah, sure, ma'am. So we're in the fourth week of our live session. So I'll just introduce myself for everybody who has
tuning in for the first time. My name is Nargis Fayaz, and I'm a PhD student at IIT Delhi, currently in the fourth year of my PhD. And this course is titled Fundamentals of Wireless Communication, and it's taught by Professor Vivek Bohara. The two main textbooks जो आप कंसल्ट कर सकते हैं वो है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस बाय थियोडोर एस रैपापोर्ट एंड वायरलेस कम्युनिकेशंस बाय एंजिया गोल्डस्मिथ। आई होप कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियोस भी देख रहे होंगे जिसमें हम जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। Ravi, can you hear me? Yes, ma'am. You are audible. Okay. So let's start. I guess we have waited long enough for anybody else to join. अभी हम लास्ट लेक्चर में डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। एक सेकेंड रवि, ये ना आवाज रिपीट हो रही है मेरी। आई जस्ट लुक इनटू इट। Okay. This is fine now. तो अभी हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था डिजिटल कम्युनिकेशंस के बारे में। अभी तो अच्छे से आवाज आ रही है ना रवि? Yes, ma'am. Very clear. ओके ओके, थैंक यू। सो अभी हम एमआरए पीएसके के बारे में, मतलब सर ने तो पढ़ाया होगा, मतलब आप अगर लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो सर पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें, बट यहाँ पे बस थोड़ा ब्रीफ में दे रही हूँ लाइक आइडिया, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो पीएसके में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम कि हमारे पास, अगर हमारे पास एक कैरियर वेव है और उसका हम एम्पलीट्यूड या फेज या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वी रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है हमारे पास। तो उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज लाइक पीएसके, जहां हम कैरियर का फेज ऑल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो जनरल टर्म तो हम एम अरे पीएसके बोलते हैं, बट हम पहले स्टार्ट करेंगे बीपीएसके के साथ, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही सिंबल्स है और हम एक सिंबल से एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ट्रांसमिट करेंगे एक बिट को। तो हम यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जो हमारे पास बेसिस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे जो बेसिस है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन में जो हमारे पास सिंबल्स है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडर रूट ऑफ 2/t cos ऑफ ओमेगा सी टी, इसको हम cos ऑफ 2πfct भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिस हमारे पास एक बेसिस फंक्शन है, उस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं दो सिंबल्स को। एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ ई बी वाले एम्पलीट्यूड से, और दूसरे सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ माइनस ई बी से।
ये दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट 0 और दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट 1। तो 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज 0 ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम एस 0 ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 को, और उसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ई बी, दैट इज, फिर हम इसको इस वाले सिग्नल से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास बिट होगा 0 तो हम इस कैरियर ऐसे चेंज होगी और उसका जो फेज होगा वो 0 डिग्रीज है। और जो 1 है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो फेज होगा वो पाई होगा। तो जीरोस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस 1 ऑफ टी से, और सॉरी वंस को एस 1 ऑफ टी से, और 0 का अगर हमारे पास ये ए बिट्स है तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस सीरीज ऑफ सिग्नल से, दैट इज एस 1 ऑफ टी, एस 0 ऑफ टी, एस 1 ऑफ टी, यहाँ पे इसका एस 1 ऑफ टी, दिस इज एस 0 ऑफ टी, दिस इज एस 0 ऑफ टी। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक ये है कैरियर ऐसे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो एस 0 ऑफ टी है दैट इज द सेम थिंग एज द कैरियर विद दैट पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड जो उसका होगा, लेकिन जो एस 1 ऑफ टी है, जब हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको कर रहे हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज 0 है, ये पाई है, ये जो 180 डिग्री है, और ये 2 पाई है 360 डिग्री। तो हम इसका ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे कैरियर सिग्नल है उसका जो फेज है वो 0 और पाई के बीच में टॉगल होगा। इट्स मतलब 1 होगा तो उसका फेज पाई होगा, और जब 0 होगा तो उसका फेज 0 ही रहेगा। तो इसमें हमने नोटिस किया कि हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज की इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम ये फंक्शन को बोलते हैं, इट्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन, जिसके टर्म्स में हम फिर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को और डिफरेंट बिट्स को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस होती है, चाहे फिर वो कितने भी डायमेंशंस में हो। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन को, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि एक बेसिस फंक्शन है, ये एक वो सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जिनको हम कंबाइन करके कोई भी सिग्नल्स को बना सकते हैं। इट मीन्स कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स है हमारे सिग्नल के, कि जिनको हम जब से कंबाइन करेंगे तो हम एक नई सिग्नल हमें मिलेगी। तो इट मीन वो सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे इट्स लाइक एक वी ऑफ टी, V1 ऑफ टी है एक सिग्नल, और V2 ऑफ टी है, ये दो पर्टिकुलर, या V3 ऑफ टी, ये हम मानते हैं कि हमारे पास 3 बेसिस फंक्शन है एक पर्टिकुलर स्पेस की। तो उस पर्टिकुलर स्पेस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि उसमें अगर कोई भी एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं V1 ऑफ टी प्लस V2 ऑफ टी प्लस V3 ऑफ टी, जब इनका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, जो रिजल्टिंग सिग्नल होगी, फॉर एग्जाम्पल अनदर M ऑफ टी है, वो भी उसी स्पेस में बिलोंग करेगी। तो मतलब कि उस स्पेस में बिलोंग करने वाले कोई भी सिग्नल को हम इन 3 सिग्नल के किसी भी कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इनका जो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होगा, सामने कोफिशिएंट्स होंगे, वो हम कोई भी लें तब भी जब हमारे पास जो सिग्नल मिलेगी इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वो उस स्पेस में बिलोंग करेगी। तो एक बेसिस फंक्शंस होते हैं, ये एक मिनिमम सेट ऑफ फंक्शंस होती है जो एक स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्पेस 1 डायमेंशनल हो सकती है तो उसके लिए एक होगा, 2 डायमेंशनल होगी तो उसके लिए 2 ऐसे वेक्टर्स होंगे जो उस पूरी स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, वो उस पूरे स्पेस को, इस स्पेस में कोई भी पॉइंट लाई करेगा, हम बता सकते हैं उसको इसके फॉर्म में, कि मतलब वो एक्स में कितना दूरी पे है और वाई में कितनी दूरी पे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हम बोल सकते हैं ये है 4, -1, या फिर हम इस पॉइंट की बात कर सकते हैं 4, 3, ऐसा कुछ। और दूसरा वर्ड इसमें आता है ऑर्थो, जो कि विच 10 मतलब मीन्स ऑर्थोगोनल और नॉर्मल। तो पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होते हैं वो सिग्नल्स जो आपस में ओवरलैप नहीं करती। इट मीन्स कि अगर आप उनका इनर प्रोडक्ट या फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0। इट मीन्स कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फंक्शन को देख रहे हैं वो ऐसे जा रही है, और दूसरी फंक्शन को देख रहे हैं वो ऐसे जा रही है, मतलब कि इसका ऑपोजिट है वो। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। इन दो सिग्नल्स को हम बोल सकते हैं कि ये दो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ सिग्नल्स है। और नॉर्मल प्रॉपर्टी इससे आती है जब इस सिग्नल का जो एनर्जी होगा वो 1 होगा। जब इसका एनर्जी भी 1 होगा और ये ऑर्थोगोनल भी होगी,
तब उनको हम बोल सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस। तो बेसिस फंक्शंस क्योंकि एक स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शंस है जो एक स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब इनका और उसके बाद जो ऑर्थोनॉर्मल, इट मीन्स कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। ये दोनों ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये परफेक्टली आपस में इंडिपेंडेंट है। इनको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास जीरो आएगा। और अगर हम इनकी फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि इसकी लेंथ 1 है और इसकी भी लेंथ 1 है इस एक्सिस की, तो फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास अभी ऑर्थोनॉर्मल स्पेस है। हम इन यहाँ पे तो हम एक ऐसी स्पेस इमेजिन कर रहे थे जो हम देख पाते हैं। तो अभी हम अगर इमेजिन कर सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन्स की, इन एक्सिस की जगह हमारे पास फंक्शंस है। लाइक कि अगर एक कॉस फंक्शन है जो स्टार्ट होगी, एक कॉस फंक्शन होगी या फिर साइन फंक्शंस होंगी, तो ये आपस में हम इनको ऐसे सेट कर सकते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज, इनके फेजेस को, कि हम इनको आपस में ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, कोसाइन वेव्स और साइन वेव्स भी है, जहाँ पे जब अगर दो कंडीशंस मीट होंगी कि ये आपस में जितने भी हमने सेट्स प्रोड्यूस किए हैं, जितने भी हमने सेट्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अगर आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे और उनकी लेंथ 1 होगी, तो हम बोलेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन है उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हमने एक सिग्नल हमारे पास है 3,0 और दूसरी है 0,5। जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई, हमारा जो आंसर है वो 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, बट ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ देखो आप तो 3 है और इसकी लेंथ देखो तो 5 है। तो ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है बट ऑर्थोगोनल है ये दो वेक्टर्स। जबकि अब इनकी अगर बात करें, इसकी और इसकी, इसमें देखेंगे जब इन दो का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जब सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। बट और इसमें एक एडिशनल कंडीशन भी फॉलो होती है कि इसमें यूनिट लेंथ है। तो यूनिट लेंथ होने की वजह से हम इसको बोलेंगे ये ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स है ये दो। तो ये तो बेसिक था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलेशन में जब बाकी सिग्नल्स भी आएंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 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 सिंबल्स होंगे जैसे कि क्यू पी एस के फॉर्म में या फिर 8 पी एस के फॉर्म में, फिर और सिग्नल्स बढ़ जाएंगी। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास, हम यहाँ पे दो इनको लेते हैं, दो यहाँ पे फिर ये वाला भी होता है 2/t साइन ऑफ ओमेगा सी टी। तो ये हमारी बेसिस फंक्शन। तो हमने ये देखा कि जो ये बेसिस फंक्शन है इनसे हम इन स्पेस में, पर्टिकुलर स्पेस में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत काम आती है कि दो सिग्नल्स, दो डिफरेंट सेट ऑफ जो रिप्रेजेंटेशंस है, वो आपस में अगर ऑर्थोगोनल होंगे, इट मीन्स कि उनका जो आपस में इंटरफेयर करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसमें फेज चेंज हो जाएगा और फिर वो उसके सेम फेज में आ जाएगा, तब वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, वरना नहीं। तो ये इसका मेन बेनिफिट होगा कि हम इसलिए ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। जब अब हमने एक सिग्नल हमारे चैनल के ओवर सेंड किया, फिर जब एक रिसीवर पे वो रिसीव होता है, तो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती है कि हमें अपना सिग्नल वापस मिलेगा। पहले ही ये चीज़ें तो डिटेल में सर ने पढ़ाई है विद ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे बस आई विल जस्ट गिव एन आइडिया कि जब हम एक सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, उसमें नॉइज़ होगा। वो नॉइज़ एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज़ के फॉर्म में होगा या फिर फेडिंग के फॉर्म में होगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव नॉइज़ होता है। वो सिग्नल को मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस फॉर्म में यूजुअली हमारा चैनल मॉडल आ जाता है कि जो हम रिसीव करते हैं y, उसमें एक फेडिंग फैक्टर होता है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव नॉइज जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से होगा। फिर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे मॉडल करें। हम इसको रेले फेडिंग के मॉडल से भी मॉडल कर सकते हैं,
हम इसको राइसियन से भी मॉडल कर सकते हैं, और बहुत सारे इन मॉडल्स हैं जिनसे हम इस एज को मॉडल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस चैनल की बात कर रहे हैं। एक अर्बन चैनल है, एक रूरल चैनल है, जैसी भी चैनल हो, हम उसको कहीं ना कहीं हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हम तो परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी चैनल को, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट हम एक चैनल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि हाँ, इसका मॉडल मुझे लगता है कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर एलओएस पाथ बहुत स्ट्रांग है, तो हम बोलेंगे वो राइस एंड फेडिंग फॉलो करेगा। बट अगर हमारे पास एलओएस पाथ नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो रेले फेडिंग भी हो सकता है। तो उसके बाद देयर इज नॉइज, ये एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है, और ये हमारा सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया। तो ये जब ये नॉइजी सिग्नल हमारे पास पहुंच जाती है, तो हमारे पास एक कोरिलेटर होगा जो उसको उसी, मतलब ये वाला जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ कोहेरेंट डिटेक्शन का ही है। तो हमारे पास एक रेफरेंस को जो सिग्नल होगी बेसिस फंक्शन, क्योंकि उसको पता है हमारे पास जो बेसिस फंक्शंस हैं वो 2/t cos ऑफ एफ सी टी एंड रूट ऑफ 2/t साइन। तो उन फंक्शंस का क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या फेज है, वो परफेक्ट कोरिलेशन होनी चाहिए। तो वहां पे जब मल्टीप्लाई होगा, तो जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट फेजेस वाले सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कोरिलेट होंगी इंटीग्रेशन के अंडर, तो वहां पे जीरो आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो उसकी सिमिलर नहीं है। वो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल फंक्शंस की, हमने उसको अपनी सिग्नल को रिप्रेजेंट किया ही है ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन के टर्म्स में विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स एंड ऑल। तो जब हमारे पास जो सिग्नल है वो सिमिलर होंगी, कि मतलब जो आने वाला सिग्नल है उसके फेज को मैच करेगा हमारा जनरेटेड, जो लोकल हमने जनरेट किया है वहां पे कोरिलेटर पे, तो वहां पे हमें मैक्सिमम मिलेगा उसका उस टाइम हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। इन केस वहां पे कोरिलेशन नहीं है, वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो हमें जीरो मिलेगा, जो कि हम चाहते हैं कि जो अनवांटेड सिग्नल्स है वो हमें ना मिले, और हमें जो वांटेड है, जो सेंड हुई है, वही सिग्नल हमें मिले। तो जब हमें वहां पे एक पर्टिकुलर अभी अगर मैच हो गया, उसके बाद कोरिलेटर्स जब मल्टीप्लाई हो गया, विल गेट अ एम्पलीट्यूड या कुछ पावर, और उस लेवल को, उस पावर को, जैसे हम आउटेज की जब बात कर रहे थे, तो ऐसे ही जब उस पावर को हम एक थ्रेशोल्ड से मेजर करेंगे कि हाँ, ये एक थ्रेशोल्ड है। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये थ्रेशोल्ड फॉर एग्जांपल, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, और कि जब हम एक थ्रेशोल्ड एक सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -1 और 1 को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया उसको कोरिलेटेड सिग्नल से, हमारे पास कुछ एक नंबर आ गया -1 और 1 के बीच, तो हम एक थ्रेशोल्ड जीरो जीरो पे सेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर जीरो से बड़ा है सिग्नल, तो वो हम मानेंगे कि वो ये वाला सिंबल है हमारे पास, दिस वन। तो हम मानेंगे वो ये वाला तो हम जब इसको बनाते हैं अपनी डिसीजन बाउंड्री, तो हम जब ये थ्रेशोल्ड कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास एक वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल एक एक्स वैल्यू होगा, अगर वो एक्स वैल्यू ग्रेटर देन होगा जीरो, तो वो इस रीजन में लाई करेगा। और अगर वो वैल्यू लेस देन होगा जीरो, तो वो इस रीजन में लाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये सिंबल डिटेक्ट हुआ है, या फिर ये बिट डिटेक्ट हुई है इन केस ऑफ बीपीएस के। हाँ, मैम तो ये मैंने ये, थ्रेशोल्ड, सॉरी हाँ, मैम, मैम ये हाँ बताइए। थ्रेशोल्ड किसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं मैम? मान लो मेरा चैनल बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, राइट? सो उसके हिसाब हाँ, से डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आपने बेस फंक्शन बोला कि हाँ, ट्रांसमीटर में मेरे को एक बेस फंक्शन है, आपने चैनल को मॉडल हम्म, कर दिया, और हम्म, रिसीवर की तरफ से भी आपके पास कोरिलेशन है बेस फंक्शन का, बट चैनल हम्म। में नॉइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हाँ, तो फिर पहली चीज, ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एक्सेस एंड वी हैव दीज टू सिंबल्स, ठीक है, हमने इनको दोनों को सेम पावर दिया है, इसको √-(-eb) और इसको √(-eb). तो हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ये सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये बीच में थ्रेशोल्ड है ना, एक तो ऑब्वियसली डिपेंड कर, वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी चैनल बी, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट फैक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी कि इसकी अगर होगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, अगर इन दोनों की हम सेम मानते हैं, तो इसलिए मिडिल पे आता है फिर। तब जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो मिडिल पे आता है, जब इन दोनों की जीरोस और वंस की जो ऑकरेंस है, अगर वो ऑकरेंस सेम है, दे इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स होंगे, जीरो का होना और वन का होना, फिर ये मिडिल पे होता है। वरना अगर ये ज्यादा ऑकर होगा, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये सिंबल वन ज्यादा ऑकर होता है, तो हम इसको इधर शिफ्ट करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो सिंबल्स रिप्रेजेंट वहाँ रिसीव होंगे, उनको हम इस एरिया में प्लॉट कर सके, या फिर उसको इस एरिया में थ्रेशोल्ड ऐसा सेट करें कि वो फिर इधर ही हम उसको रिप्रेजेंट करें। समझ आ रहा है आपको?
जी मैम, क्या ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और हम ये भी चाहेंगे कि जो दो सिंबल्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है, वो ठीक ठाक सेपरेशन हो, ताकि ये जो बीच में बाउंड्री है वो अच्छे से बाइफरकेट कर सके कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर इस सिंबल्स के बीच में स्पेसेस कम होंगी तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होना है वो इट विल बी मोर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पावर लेवल्स यूज़ की है, इसको हमने 1 -1 दिया है और इस वाले सिंबल को 1 दिया है, इनके बीच में अगर 0 पे हो जाएगी, अगर ये इक्विप्रोबेबल है तो। फिर अगर हमने यहाँ पे -3 दिया है और इसको 3 दिया है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगी, क्योंकि हमने इसको पावर ज़्यादा दिया और इनके बीच में स्पेस वो ज़्यादा है, इनके बीच में स्पेस रिलेटिवली कम है। एक डिटेक्शन की एग्जांपल यही है जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रही थी आपको, कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, एक बिट को हमने रिप्रेजेंट की, मतलब इससे किया है, 0 को रिप्रेजेंट किया है हमने इस 1 वैल्यू से, एस ऑफ 0 से, और यहाँ पे हमने एस ऑफ जो 0, जो बिट का वैल्यू 1 होगा उसको हमने -1 से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे इसको S1 बोला है। तो जो बीच में ये बाउंड्री है 0 पे, अगर ये इक्विप्रोबेबल है तो ये हमारी डिसीजन बाउंड्री होगी, और हमारा जो थ्रेशोल्ड होगा वो ऐसा होगा कि अगर हमारा जो रिसीव्ड वैल्यू है, हमने जो y रिसीव किया है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम मानेंगे ये हमारा डिसीजन 1 होगा। डिसीजन जाएगा कि 0, मतलब 1 के हिसाब से, जो कि है कि 0 डिटेक्ट हुआ है, और दूसरा है कि अगर लेस देन होगा तो हम मानेंगे वो 1 है। डिसीजन हमारा होगा कि वो 1 ट्रांसमिट हुआ था। और यूजुअली जब इक्विप्रोबेबल केस में हम थ्रेशोल्ड ऐसे निकालते हैं कि हमारा वेरिएशन -1 से +1 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 0। दिस इज इन द केस जहां हम मानते हैं कि बोथ द सिंबल्स हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, तो इसलिए हमारा मिडिल में जाएगा थ्रेशोल्ड। तो अभी तक हमने बहुत बार AWGN पढ़ा, तो जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से है और जिनको नहीं पता है ज़्यादा AWGN नॉइज़ के बारे में, तो विल जस्ट स्प्लिट दिस टर्म इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कि इसकी जो डिफरेंट ये है वर्ड्स है, लेटर्स है, वो डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि N तो नॉइज़ ही है, बिकॉज़ इट्स अ फॉर्म ऑफ अ नॉइज़ जो हमारे सिग्नल को डिसरप्ट करती है। गॉसियन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम मानते हैं कि नॉइज़ एक तो इसका बहुत सारे सोर्सेज़ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसलिए ये फ़ॉलो करता है गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में होता है, हमारा जो AWGN नॉइज़ है, वो इस फॉर्म में होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज़ इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, जो कि ये इसका वेरिएंस है, multiplied by exponential of minus n minus mu का square divided by 2 sigma square. This is variance, this is its mean, जो यूजुअली हम 0 लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में, और जो ये n है ये इसका पर्टिकुलर वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे। तो यूजुअली ये इस फॉर्म में होता है कि इसका मीन 0 है और इसका वेरिएंस जो है वो है सिग्मा स्क्वायर। और अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है 0,1, जबकि सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है और 0 उसका मीन है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय वाइट? वाइट मीन्स कि इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द फ्रीक्वेंसी, ये पूरी बैंडविड्थ को कवर करता है, सारी फ्रीक्वेंसीज है इसमें। इट हैज़ इक्वल पावर फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मीन इट कंटेन्स ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो हम मानते हैं कि अगर हमारे पास -b से लेके b तक है हम, और ये टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, इट हैज़ दिस पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, तो इसका वैल्यू होता है n0/2। अगर हम यूनिसाइडेड लेंगे तो इट विल बी n0, और ये b होगा विच टेंड्स टू इंफिनिटी। या अगर हम बाई डायरेक्शनल होगा, जो कि मेनली ऐसे ही लिया जाता है नॉइज़ के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को, तो इट्स यूजुअली फ्रॉम लाइक वी, हम अज्यूम करते हैं इट्स अ वेरी बिग नंबर, तो ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इट्स लाइक फ्रॉम -b टू b विच टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका जो एम्प यहाँ पे पावर है वो है n0/। एंड फिर हमने बोला कि इट्स एडिटिव बिकॉज वी ऐड दिस टू द सिग्नल। इट इज़ इन द वर्ड कि हम इसको ऐड करते हैं सिग्नल को इस फॉर्म में, कि अगर हमारा ये सिग्नल था जो हम रिसीव करेंगे, इफ़ आवर चैनल इज जस्ट एडिटिव वाइट गॉसियन वाली, तो इट विल बी एडिड लाइक दिस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का हम कैसे PDF बनाते हैं। तो अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इट विल बी 0, दिस विल बी 0। तो ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि
जो हम ये जो हमारे पास ये बहुत सारे नॉइजेस है जो फॉलो करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें जो प्रोबेबिलिटी होती है कि नॉइज का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये है नॉइज का वैल्यू कम होना, फिर ये बढ़ रहा है यहाँ से नॉइज का वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि जो नॉइज का वैल्यू कम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। नॉइज के बहुत ज़्यादा वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हमने बीपीएसके की ही बात की थी कि हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग वाले सिग्नल की बात की थी, जहां हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल है और यहाँ पे हमारे पास सिंबल है। फॉर बीपीएसके सिंबल्स और बिट्स की बात आप इंटरचेंजेबली कर सकते हो, बिकॉज एवरी सिंबल हैज ओनली वन बिट। तो वहाँ की जो बीपीएसके में जो सिंबल एरर रेट या बिट एरर रेट है वो सेम होगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही बिट है हमारे पास हर किसी सिंबल में। तो ये हमारा नॉइस का डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मैं डिफाइन कर रही थी, जिसका एक मीन होगा 0 और ये होगा स्टैंडर्ड, सॉरी वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस एंड दिस इज मीन। तो हमने सिंबल 0 को +1 से अगर रिप्रेजेंट करेंगे इस एग्जाम्पल में, जो कि हम अंडर रूट ऑफ ई भी बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो 1 है, और यहाँ पे जो सिंबल 1 है उसको हम -1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम तो भेज रहे हैं हमारा प्योर सिग्नल, लेकिन उसमें बीच में ऐड हो रहा है ये वाला गॉसियन नॉइज। तो फिर ये कैसे बनेगा? वैसे भी सर ने ये बहुत ही डिटेल में समझाया है, मैं बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि अब जब हमारा ये वाला सिंबल ट्रांसमिट हुआ है 0 वाला, हम मानते हैं वो S0 हमारा ट्रांसमिट हुआ, इट रिप्रेजेंट 0 राइट नाउ। तो वो जो +1 होता है वैल्यू वहाँ पे, ये जो ये +1 है, दिस इज दिस S0, तो ये +1 कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वहाँ पे उसको, एम्पलीट्यूड का। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस वाले सिंबल को नॉइज होगा तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे चेंज होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बस इसका मीन चेंज होगा, बिकॉज हम ये जो यहाँ पे इस डायमेंशन में था, यहाँ पे ये S0 है और ये हमारा S1 है, तो जो हमारा नॉइज मिडिल में था उसका बस मीन शिफ्ट हो जाएगा टू 0, S0। तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको n-0 के हिसाब से, अब होगा वो n-S0 से। और जब -1 ट्रांसमिट हो रहा होगा, जैसे जो कि S1 है, तब दिस विल बी लाइक दिस 1/√2 में, तो ये होगा -1। तो इट्स लाइक ये एक सिग्नल ऐसे है और ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, ये है तब जब हमने भेजा तो ये था, बट उसको नॉइज ने इफेक्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी सिग्नल को यहाँ इस वाले अराउंड आएगा तो वो हाई है, कि इस तरफ जाएगा बहुत दूर जाएगा वो कम है। ऐसे ही हमने जब ये ट्रांसमिट किया तो ये इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ गॉसियन नॉइज, इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि इस वाले एरिया में तो हाई है, फिर बाकी जगह लो है, और जितना ये क्रॉस करेगा इस तरफ उतना हमारा एरर ज़्यादा होगा, और जितना ये क्रॉस करेगा ज़्यादा उतना इसका एरर ज़्यादा होगा। सिंस ये दोनों यूनिफॉर्म है, ये दोनों इक्विप्रोबेबल है, ये दोनों का पीडीएफ यूनिफॉर्म मतलब दोनों साइड से सिमेट्रिक है, तो हम मान सकते हैं कि एक वाले में जितना एरर होगा वो दूसरे वाले के एरर के बराबर होगा, वो आपस में बराबर है। अगर हम इस टाइम इन S0 और S1 की जगह यूज़ कर रहे हैं -1 और 1, तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तब जब हमने 1 भेजा, हाँ जब हमने 0 भेजा था, और वो इसी इसके डिसीजन रीजन में ही लाई करता है, और ये है जब हमने 1 हमारे पास बिट थी, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। तो जो ये थ्रेशोल्ड के बाद जो इसका पार्ट होगा वो रिजल्ट करेगा एरर इन दिस, और जो थ्रेशोल्ड का पार्ट इसमें होगा वो रिजल्ट करेगा एरर इन दिस। सो ये जो ये वाला एरर है और ये वाला एरर है, बिकॉज ऑफ दिस द वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, द वे कि ये इक्विप्रोबेबल है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, तो ये वाला रीजन विल बी इक्वल टू दिस रीजन। तो दिस इज द रीजन कि S0 गेट्स डिटेक्टेड एज S1, मतलब ट्रांसमिट तो S0 हुआ था, लेकिन वो इसके डिसीजन रीजन में आया तो वो अब S1 कहलाएगा। इट मीन्स कि जो 0 है वो आपने 1 की तरह पढ़ा, तो आपने अगर 0 भेजा था वो अब 1 एज रिसीव हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है एज 1।
ऐसे ही जब यहाँ पे S1 गेट्स डिटेक्टेड एज S0, तो हमने आपने S1 भेजा था, लेकिन अब वो आया है किस डिसीजन रीजन में, S0 के। इट मीन्स कि अगर हमने 1 भेजा था लेकिन वो डिटेक्ट हो रहा है एज 0, तो दीज आर 2 केसेस जब एरर हो सकता है। तो आपके पास क्योंकि सिर्फ 2 ही बिट्स हैं, तो वहां पे सिर्फ 2 ही सिनेरियोज हैं एरर होने के, कि एक तो अगर 1 था वो 0 रीड हो गया, या अगर 0 था वो 1 रीड हो गया, तो देयर कैन बी दिस फ्लिप। तो ये इससे हमारी हेल्प हो जाती है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने में। आप बस इस वाले का एरिया निकाल दो, इस इन दो में से किसी का भी, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, वो आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और फिर बीपीएसके के लिए वो जो वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेशन, जो आप फिर क्लास में देख सकते हो आराम से, कि जो आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आता है फॉर बीपीएसके, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, वो आता है इसके बराबर। ये हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू फंक्शंस के टर्म्स में। तो इट्स द पीबी इज क्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 EB by n नॉट। दिस इज द, ये सिग्नल का ये बिट का एनर्जी, दिस इज द नॉइस पावर, ट्वाइस सिग्नल एनर्जी बाय नॉइस पावर, और उसको हम रूट करके फिर उसका क्यू फंक्शन निकालेंगे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर बीपीएसके। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे इसके। ऐसे क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे, अगर आप देखोगे डायरेक्टली, तो ऐसे डायरेक्टली व्यू करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्यू फंक्शंस है, हमने पढ़ा था, जो क्यू ऑफ एक्स होता है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है और ये एक्स है, तो वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू इन्फिनिटी। तो जो जितना ये बड़ा होगा, उतना उतना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम उतना ज्यादा यहाँ से वहां से फिर कम, मतलब हमारी ये जो है इसका अंदर वाला पोर्शन ये कम होना चाहिए। जितना ये कम होगा, सॉरी, जितना ये एरिया बड़ा होगा उतना ही इन्फिनिटी के नजदीक जाएगा, और जितना ही इन्फिनिटी के नजदीक जाएगा उतना ही ज्यादा कम हमारे पास वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एक x लिया है और ये हमारे पास x2 है, ये x1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। अगर आप यहाँ से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, वो इतना एरिया आता है। बट अगर आप फिर यहाँ से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, वो कम आएगा। तो यू वुड वांट द we would want the x value to be high, to be high, ताकि probability of error कम आए। जब x का वैल्यू ज्यादा होगा, p b कम होगा। दैट इज वाई जब ये भी ज्यादा होगा, तब ये कम होगा। इसलिए इनका आपस में रिलेशन इनवर्स है। और x को अब कौन, x को तो e b इंक्रीज करेगा, बट जो हमारे पास n नॉट है वो इसको डिक्रीज करेगा, इस फैक्टर को। और हम चाहते हैं कि ये फैक्टर बड़ा हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइज। जितना नॉइज ज्यादा होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा। आई होप दिस क्लियर। देखो अगर हम यहाँ पे ये क्यू फंक्शन नहीं होता, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट बिकॉज ऑफ क्यू फंक्शन इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें देखना है कि क्यू फंक्शन में हाउ इज इट रिलेटेड। क्यू फंक्शन में जो हमारा ये फैक्टर है वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा, तब उसका कम वैल्यू आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस है, इनका जो ओवरलैप है वो ज़्यादा है, और इस केस में जो है वो ओवरलैप कम है। जब ओवरलैप ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इस केस में ओवरलैप ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो ज़्यादा है। और इस वाले केस में जब ओवरलैप कम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज मतलब इट्स अ बेसिक एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दिखाता है कि हम कैसे AWG नॉइज की प्रेजेंस में हम कैसे कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इट्स काइंड ऑफ अ डेरिवेशन जो आपको हेल्प करेगी समझने में एटलीस्ट हो क्या रहा है वहाँ पे। फिर अब हम डिटेक्शन की बात कर रहे थे कि जब हम कोई सिग्नल को भेजते हैं ओवर अ चैनल, तो अब हमें उसको डिटेक्ट भी करना है। तो डिटेक्शन में क्या है कि देयर इज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्शंस। या तो हम कोहेरेंट डिटेक्शन कर सकते हैं, या हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन कर सकते हैं। कोहेरेंट डिटेक्शन में क्या होता है कि रिसीवर के पास नॉलेज होता है जो कैरियर का फेज है वो कैसा है।
तो ऑल्दो इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगा बट इट विल बी मोर एक्यूरेट बिकॉज़ इसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। नॉन कोहेरेंट में इट डज़ नॉट हैव एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें एग्जांपल जैसे आती है, हम जो बीपीएस के अभी पढ़ रहे थे उसमें हमने कोहेरेंट डिज़ाइन देखा। क्यूपीएस के में सिमिलरली ऐसा होता है और कॉम में भी ऐसा होता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी ऐसा होता है। ऑल्दो देयर इज़ अदर एग्जांपल जैसे कि डीपीएस के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग एंड एफएसके नॉन कोहेरेंट वाला। कोहेरेंट वाला तो देयर इज़ डिफरेंस, उसमें कोहेरेंस होती है बट देयर इज़ अनदर एग्जांपल जहाँ पे हम एफएसके में नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसका वन ऑफ द मेन प्रोज है कि वी हैव हाई डिटेक्शन एक्यूरेसी बिकॉज ऑब्वियसली हम जिससे ये कर रहे हैं इसको कोरिलेट कर रहे हैं, इट्स एन एग्जैक्ट मैच। जब एग्जैक्ट मैच होगा तो जो कोरिलेशन होगा इट विल बी बेटर, तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम्स कम होंगी, डिटेक्शन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट इसका ये बेनिफिट है कि तुम्हारा सिंपलर रिसीवर का डिज़ाइन होगा इसमें, क्योंकि आपको बहुत मैचिंग करनी पड़ती है फेस की एंड ऑल। तो इस वाले में डिज़ाइन जो इसमें मैचिंग करनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होता है, इसमें एक्यूरेट कैरियर सिंक्रोनाइजेशन लगती है। इसमें थोड़ी-सी आपको परफॉर्मेंस कम आ जाएगी बिकॉज़ एग्ज़ैक्ट मैच नहीं होता। ओके, 1 सेकंड। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। हम यहाँ पे कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ बीपीएसके सिस्टम एंड वी आर अस्यूमिंग कि इट्स एन ऑब्वियसली कोहेरेंट डिटेक्शन होगी यहाँ पे। तो वी हैव बीन गिवन कि जो एनर्जी बिट का है दैट इज़ 10 रेज़ पावर माइनस 10 जूल्स एंड जो नॉइज़ का पीएसडी है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 10। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर ऐसे है, नॉइज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं एन नॉट बाय 2 का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 10 जूल्स। तो अब हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा पहले कि व्हाट डू वी नीड एंड व्हाट डू वी हैव। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज q of under root of twice eb by n naught. We have eb, we have n naught, हमें बस उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो we'll get n naught is equal to 4 times 10 raised power minus 10 joules, and then we will have 2 multiplied by 10 raised power minus 10, 4 multiplied. Units are same, so this will just be a number. हमारे पास एक नंबर आएगा। We can keep it like this, we can keep it like this कि this is q of 0.5, या फिर अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो we can use the table that I have already shared पहले वाले एक लेक्चर में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। This is bubble. Now this is a numerical जो सिमिलर है जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है, क्लास के लेक्चर के अकॉर्डिंग। दिस इज a numerical, just I have changed some values so that we can practice here. So if you have studied, आपने क्लास पढ़ी है, आपने वो लेक्चर देखा है, तो आप अभी इस टाइम पॉज कर सकते हो वीडियो को व्हेनेवर यू सी दिस। तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज हमने वही सेम फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, सेम मेथड यूज़ किया है, बस हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज किए। तो अगर आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट टू सी कि आपको कितना समझ आया है। तो यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ हम थोड़ी ये कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब हम इस टाइम यहाँ पे निकाल नहीं रहे हैं। मतलब इस वाले क्वेश्चन में वी जस्ट फाइंडिंग, हाँ, ओके, वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर 2 डिफरेंट केसेस। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ बीपीएसके सिस्टम जहाँ पे बिट रेट दी है 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड
the received waveform are coherently detected using a correlator. तो यहाँ पे we have been given coherent detection. और जो A का वैल्यू है एम्पलीट्यूड का that is twice 2 millivolt. We have to assume कि जो double sided noise PSD है वो this is the value for that. और जो है सिग्नल एंड पावर उनका वैल्यू नॉर्मलाइज्ड है 1 ओम के साथ. तो दिस इज जस्ट एन एडिशनल फैक्टर जो दिया गया है यहाँ पे. पहली बात, वी हैव बीन गिवन द बिट रेट व्हिच इज 2 into 10 is past 6 bits per second. Then we have been given the amplitude A, that is 2 into 10 raised power minus 3 volts. हमारे पास है डबल साइड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का वैल्यू. सीधे इसको 10 पावर माइनस 13 भी लिख सकते हैं. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी हैव गॉटन अ फ्यू वैल्यूज अभी, बस हमें ई बी निकालना है. तो हमने जब यहाँ पे देखा था ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के बारे में, हम बोलते थे यहाँ पे इट इज 2/t cos ऑफ ओमेगा सी टी ऐसा कुछ, और यहाँ पे भी 2/t और साइन ऑफ, और यहाँ पे इसको बोलते थे अंडर रूट ऑफ ई बी. तो ये जो है यहाँ पे ट्वाइस ई बी बाई टी cos ऑफ ओमेगा सी टी दिस, ये इसका एम्पलीट्यूड पोर्शन है. यही हमारे पास दिया गया है 2 मिलीवोल्ट्स के बराबर. तो दिस ए इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ई बी बाई टी. तो ई बी हमारे इट्स ए स्क्वायर टी बाई 2. So now we have to find this t also. Time it will be equal to 1/r जो को रेट दी हुई है into 10 raised power minus 6. तो t है हमारे पास 0.5 into 10 raised power minus 6. अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. And we'll get the value of EB. Now we can find this value यहाँ पे. Which is equal to Q of under root of 20. और इसको सॉल्व करके it is 3.87 into 10 is power minus 6. You can keep it like this if the options are in Q values, or you can like simplify this factor. या फिर अगर आपके पास टेबल दिया गया है Q टेबल, तो you can find the approximate value. Close form value तो नहीं मिलेगा, but approximate value हम ले सकते हैं यहाँ पे. ओके, मूविंग ऑन. तो अभी हमने बात की थी बीपीएस की, कि बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि कोहेरेंट डिटेक्शन करना पड़ेगा, हमें फेज मैच करना पड़ेगा, तो हमें फेज सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी. तो जो ट्रांसमीटर सिग्नल है उसका फेज मैच हो और वो प्रॉपरली कोरिलेट हो, उसके लिए हमारा जो वहाँ पे लोकली जनरेट होगा रिसीवर पे, तो उसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रिसीवर का. दैट्स वाई हमने चूज़ किया है. अब हम डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग की बात करेंगे, जिसमें नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन होता है. तो इट्स अ लिटिल, मतलब इसमें थोड़ा ट्रिकी ये है कि मतलब इसमें कैसे हम एनकोड करते हैं और कैसे डिकोड करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगी. बाकी मोर डिटेल्स तो क्लास में सर ने पढ़ाई हैं. जस्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर कोई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए we'll have this particular
this setup is for just making to understand how to do a question, for solve a question. तो for example, इसमें एक हम चूज करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर बिट्स का हमें निकालना है कि वो डीपीएस के डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग में कैसे रिप्रेजेंट होंगी। तो जो सिग्नल हमारे पास कोड बिट्स हैं और हमारे पास मैसेज बिट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हम एक रेफरेंस बिट से स्टार्ट करते हैं, उसको हम मानते हैं पहला कोड बिट। वो जो कोड बिट है उसके बाद हमारे मैसेज बिट्स होंगी M0 से लेके, फॉर एग्जांपल हमारी लेंथ है मैसेजेस की MK। हमारे पास K बिट्स है तो हमारे मैसेज के बिट्स स्टार्ट हो जाएंगे 0 से K-1 तक। अब जो हमारा नेक्स्ट बिट होगा, नेक्स्ट कोड बिट, वो होगा हमें करना है मॉडुलो 2 एडिशन इन दोनों का, C-1 का और हमारी पहली मैसेज का। तो विल गेट द फर्स्ट बीपीएस के, एक तो ये तो रेफरेंस बिट तो इंक्लूड होगा ही, और उसके बाद हमारा पहला आ जाएगा डीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये कोएफिशिएंट। उसके बाद विल हैव, हमें इस वाले बिट को लेना है अब यहाँ पे C0 को, और नेक्स्ट मैसेज बिट को मिलेगा हमारे पास C1। ऐसे ही फिर हमें C1 को लेना है और नेक्स्ट मैसेज बिट को लेना है, मिलेगा हमारे पास C2। ऐसे ही हम इसका प्रोसीजर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वी हैव टू गो टू पीछे वाला एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, जो कि हमारा पास kth इंस्टेंस होगा, हमें पीछे वाला कोड का लेना है बिट, और हमें लेना है करंट मैसेज का बिट, हमें मिलेगा नेक्स्ट कोड का बिट। इसके बाद अब दो तरीके हैं करने के, यहाँ पे जो ये जो ऑपरेशन है ये दो तरीके हैं करने के, जो ये मॉडुलो 2 एडिशन है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला ट्रुथ टेबल फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों बिट्स 0 होंगी, या एक बिट 0 होगा दूसरा 1 होगा, ये वाला 1 होगा फिर ये 0 होगा, और दोनों बिट्स 1 होंगी। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इनको सीधे मॉडुलो 2 एडिशन करेंगे तो 0 0 विल बी 0, इन दो में से ये 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0। या तो हम ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, या तो हम इसका ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इट मीन्स कि जब हमारे पास सिमिलर बिट्स है तो विल हैव अ 1 रिजल्ट, जब हमारे पास डिफरेंट बिट्स होंगे तो विल हैव अ 0 रिजल्ट। और ये ही लॉजिक सर ने यूज किया है, तो विल स्टिक बाय दिस बिकॉज क्वेश्चंस भी आपको इसी पे लॉजिक पे ही सॉल्व करने होंगी। जस्ट रिमेंबर कि जब आप बीपीएस डीपीएस के मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, यू विल टेक द रेफरेंस बिट, मतलब पीछे वाला कोड का बिट, एंड जो करंट मैसेज बिट है उनको आप आपस में, अगर वो सेम है तो 1 रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो डिफरेंट है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस हिसाब से विल गेट द हमारा पास कोड। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस बिट आपको दी होगी कि रेफरेंस बिट मान लिया 1 है। अब आपके पास जो मैसेज है वो है 1 0 0 1 0 0 1 1। अब ये इन दो को ये सेम है तो विल हैव अ 0। हाँ, ये सेम है तो विल हैव अ 1, तो वी हैव अ 1 हियर, विल हैव अ 1 हियर। ये तो 1 यहाँ पे है ही, ये दिस इज दिस वाला 1, ठीक है, इज द रेफरेंस बिट, इट्स कंसिडर्ड। उसके बाद जब स्टार्ट होगा विल हैव 1 एंड 1, दिस विल गिव अस this particular one, and then we have 1 and 0, the bits are different, we'll have 0, we'll have 0 and 0, the bits are same, we'll have 1, 1 and 1 में भी bits same है तो 1 ही होगा, 1 और 0 में different है तो 0 होगा, 0 और 1 में सेम है तो 1 होगा, 1 और 1 में भी सेम है और ये भी फिर सेम है, ठीक है। तो विल गेट हमारा जो डीपीएस के मॉड्यूलेटेड होगा वो हमारे पास ये सिग्नल होगा 1 1 0 1 1 0 1 1 1। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सेम जैसे बीपीएस के में कर रहे थे, 1 को पाई फेज शिफ्ट से रिप्रेजेंट और 0 को 0 से रिप्रेजेंट। तो हमारे पास ये होगा हमारे पास कैरियर का फिर डिफरेंट फेजेस, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग जहां आपको कोहेरेंट डिटेक्शन की जरूरत नहीं है, नॉन कोहेरेंट भी चलेगा, और वो इससे समझ आ रहा है हमें कि कैसे रिलेटेड है लास्ट बिट से, तो हमें समझ आ जाएगा रेलेवेंस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका मैंने पे सोल्यूशन नहीं दिखाया है, तो कैन रवि कैन यू प्लीज ट्राई दिस, अभी जो मैंने लॉजिक समझाया उसके बेसिस पे। क्या मैम? हाँ, यूजुअली आप क्वेश्चंस में दिया होगा कि कौन सा लॉजिक यूज करना है,
फिर भी डिफॉल्ट आप ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। Yeah, ma'am. So the reference bit is 0, ma'am. And Yeah, the reference bit is 0 and you have to use the ma'am, logic of x modulo yeah, yeah, y sure, ma'am. bar. 0, 0, 1, then 1, 1, then 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. 11, 000, 11, ma'am. 1 second. क्या बोला आपने आंसर? 11, 000, 11. ओके, तो ये वाला बिट भी कंसिडर करना है, यहाँ पे 0 आएगा हाँ सामने, जी, ठीक है? हाँ जी, तो ये वाला जब यहाँ जाएगा, नाउ वी हैव दिस 0 एंड द मैसेज बिट 0, सिंस दे आर द सेम we'll have a 1. Now we will have these two, they're the same, we'll have 1. Then these two, they're the different, then we have 0. Now these two different, we'll have 0. These two different, we'll have 0. Now if we have these two same, we have 1. These two same, we have 1. Yes, exactly like this. But just keep in mind, we have to put the reference bit also there. okay, ma'am. Now decoding के लिए there's a different logic. Okay, for decoding what you do is that आपने अब ये receive कर लिया phase shift, different carriers with different phase shift receive कर लिया आपने, तो अभी this will be your reference, pi means 1, and now आप उसके बाद this pi means 1, we'll have इन दो के बीच में we'll have for the modulo, they are the same, so we'll have 1. Now these two, because we have received this, right? We have received, ये हमें receive हो चुका है, हमें ये receive हुआ था हाँ जी, phases इनको हमने represent किया ones and zeros में। अब हमें इन ones and zeros से देखना है कि हमने transmit क्या किया था, because ये modulated है, right? ये same bit नहीं है, ये modulated है। तो हाँ हमें जी, पहले इन दोनों को करना है आपस में मॉडलो, तो it's the same। इन दोनों को करेंगे तो इट्स डिफरेंट, ये दोनों तो डिफरेंट है, ये दोनों भी सेम है तो 1 आएगा। इट्स हमें वही है ना, सेम मीन्स 1, डिफरेंट मीन्स 0। these two are same, we'll have 1. these two are different, we'll have 0. these two are different, we'll have 0. these two are different same, we have 1. these two are same, तो we'll get 1 0 0 1 0 0 1 1, जो कि हमारा पहले से सिग्नल था, ठीक है? that is how okay, you ma'am. do modulation में you'll have reference bit and आप पिछले कोड बिट को नेक्स्ट मैसेज बिट के साथ XOR करोगे, एंड Okay, इसमें देयर विल बी, जो आपने रिसीव की है पूरी लाइन आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट दो फिर दो फिर दो, ऐसे उसी लाइन में, ठीक है? right. हाँ, क्योंकि मुझे भी इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि ये कैसे करना और ये कैसे करना, तो इसमें मान लो कि जस्ट इमेजिन फॉर मॉड्यूलेशन इट देयर इज अ zigzag पैटर्न, and for this it's kind of a straight pattern for demodulation. Okay, एंड इसका जो probability of error है DPSK का, it is 1/2 e raised power minus EB by n0। तो इसमें क्यों फंक्शन नहीं है इस टाइम, दिस इज ये मतलब नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, बट ये है अभी हमने BPSK का देखा था, it was Q of Q under root function, of twice EB by n0। right. तो इसका जो ये है डिपेंडेंस है वो क्यू फंक्शन पे, और इसका जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स जो सर ने कराया है, मतलब जिनका लिस्ट, जिन पे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम। जो अगर आप कोहेरेंट PSK यूज कर रहे हो तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज फॉर कोहेरेंट FSK। ये असल में यही है, बाइनरी के लिए ही है, ठीक है? एंड दिस इज फॉर ASK, FSK ASK में 2 फैक्टर नहीं है, इसमें 2 है BPS, और फिर ये है फॉर डिफरेंशियल, एंड दिस इज फॉर नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट में यहाँ पे 2, नॉट मच, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों थोड़ा सिमिलर है। तो दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, यू जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। जब हमने BPSK का देखा कि कहाँ से आता है ये, और what does it mean to Q of X, this X का value, how does it depend on power of the signal या bit, and how does it depend on power of the noise, उस पे डिपेंड करता है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, वो आप क्लास में भी बहुत डिटेल से समझोगे। दिस इज जस्ट फॉर द फॉर्मूलाज,
I'll just take a 2 minutes break to drink water and then we'll continue. Okay. Now we are moving on to quadrature phase shift key. तो हमने बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का देखा कि हमारे पास एक ही एक्सिस पे एक ही डायमेंशन पे हमारे पास दो सिंबल्स थे। अभी हमारे पास वी हैव 2 डायमेंशंस में 4 सिंबल्स। तो हमारे पास 2 बेसिस फंक्शंस है जो रिप्रेजेंट कर रही है इन डिफरेंट 4 सिंबल्स को और हर किसी सिंबल में हम 2 बिट्स सेंड कर रहे हैं। इससे पहले जब बीपीएससी की बात हो रही थी तो हमारे पास सिंबल रेट और बिट रेट सेम थी क्योंकि हर किसी सिंबल में सिर्फ एक ही बिट ट्रांसमिट हो रहा था, या तो 0 या तो 1। इसमें क्या होगा कि इसको हमने यूज किया है टू रिप्रेजेंट 0 0। इस पॉइंट की पोजीशन ही बताती है। एंड इसका होगा 0 1 और ये होगा -1। हाँ मतलब 1 ये रिप्रेजेंट करेगा 0 0 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 0 को और ये रिप्रेजेंट करेगा 1 1 को। एंड इसमें अभी हम जब डिसीजन बाउंड्री की बात कर रहे थे तो इसमें इट विल बी लाइक दिस। इसके मिडल में होगी और यहाँ पे राइट एंगल्स होते हैं, मिडल में होता है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी रिसीव होगा सिंबल, अगर वो इस एरिया में होगा तो इट विल बी डिसाइडेड कि वो ये वाला सिंबल है। अगर फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया में कोई आया तो इट विल बी डिसाइडेड कि वो ये वाला सिंबल है, वो 1 1 है। चाहे फिर वो उसका इससे डिफ्लेक्शन क्यों ना हो, उसमें नॉइज ही क्यों ना ऐड हुआ हो उस सिग्नल में, लेकिन वो फिर एज 1 1 ही रीड होगा। तो जो हमारा यहाँ पे S0 ऑफ t है इट इज अंडर रूट ऑफ 2 ES अपॉन t, क्योंकि हम मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ ES है। और फिर cos ऑफ 2 पाई FCT इसको रिप्रेजेंट करते हैं S1 को एज। तो आप मान सकते हो कि ये दो ये दो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ऐसे, एक तो इनका सेट है जहाँ पे इट इज this one and this one, इसका ही प्लस और इसका ही माइनस, and there is this another set like this one जहाँ पे इसका ही प्लस और इसका ही माइनस है। तो और वो दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है आपस में। ये अभी हमें आगे ये पॉइंट काम आएगा कि ये ऐसा लगता है कि जैसे दो बाइनरी फेज शिफ्ट कीज का बना हुआ है। ये चीज हमें काम आएगी जब हम इसका एरर प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि उस टाइम ये इसी के बराबर होता है। तो हमारे पास बिट्स है, हम उनको ग्रुपिंग करेंगे दो दो के पार्ट्स में। एंड जब हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे हमें समझ आएगा कि जैसे कि 1 1 को हम S3 ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 को S0 ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 को S2 से, ऐसे ही 0 1 को रिप्रेजेंट करेंगे S1 से। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी बिट एरर का है वो है सेम एज बीपीएस के, बिकॉज इट इज ये बना हुआ है दो इंडिपेंडेंट बीपीएस के इसका। तो इसका जो ये है मतलब अगर हम एवरेज भी निकालेंगे तो वो इट्स लाइक सिमिलर थिंग प्लस सिमिलर थिंग डिवाइडेड बाय 2। तो वहां पे वो एक ही चीज बचेगी। तो मैं दो बार दो चीजों को ऐड कर दिया जो सेम है, फिर डिवाइड कर दिया बाय 2। तो ये दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर QPSK is better, is the same as BPSK, बट ये स्पेक्ट्रली ज्यादा एफिशिएंट है।
QPSK स्पेक्ट्रली ज़्यादा एफिशिएंट है और ये पावर के हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें ये चार सिंबल्स है और दो दो बिट्स है, इसमें पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसमें कम होगा, बट प्रोबेबिलिटी के एरर के हिसाब से इसके बराबर है और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी भी ज़्यादा दे रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन स्कीम। तो ये मैं बता रही थी आपको कि इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग 2 BPSKs। अब सिंस हमने अभी बात की ये बिट एरर्स की, अभी तक हम बिट एरर्स की बात कर रहे थे, तो ये तो उसकी बिट एरर प्रोबेबिलिटी है जो कि BPSK के बराबर है। बट अगर हम बात करते हैं अब सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी की, तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास दो सिंबल्स होता है, एक तो S1 होता है, एक S0 होता है, चाहे फिर इसका वैल्यू 0 हो, चाहे फिर इसका वैल्यू या 1 हो, या फिर इसका वैल्यू 0 या 1 कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास एक सिंबल बना है 2 बिट्स का, तो हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट 3 सिनेरियोज जहाँ पे हमारे पास सिंबल में एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिंबल है S1 S0 और ये वाले में एरर है, तो हमारा जो पूरा सिंबल ही है वो एरर। फॉर एग्जांपल, ये इसको हम बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इट बाय कि ये हमारा बिट 1 है, ये हमारा बिट 0 है, और ये बिट 1 एंड बिट 0, तो ये है हमारा सिंबल। अगर इस बिट में एरर आता है, सो वी हैव, if there is error in this bit, the symbol will be in error. Yes, the symbol will have error. If there is this error in इस वाले bit में, the symbol will still have an error. अगर हमारे पास दोनों में error है, दोनों बिट्स में, तो सिंबल विल स्टिल हैव एरर। सो या तो फिर आइदर ऑफ दीज बिट्स, इन दो में से किसी एक बिट में एरर हो तो हमारा सिंबल में एरर होगा, या तो फिर हमारे दोनों सिंबल्स में बिट्स में एरर हो तो हमारे सिंबल में एरर होगा। सिर्फ एक ही चांस वो है जब हमारे इस बिट में एरर नहीं होगा, और वो है, सॉरी, हमारे इस सिंबल में एरर नहीं होगा, वो एक ही बनता है, एक ही कंडीशन है जब ये दोनों ही बिट्स एरर में ना हो, तब हमारा जो सिंबल है वो भी एरर में नहीं होगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो करेक्शन है, जो मतलब द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो बिट है वो ठीक रिसीव होगी, विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन दिस, probability of error in this is PB, but 1 minus probability in error in this bit is, ये होगा कि ये एरर, ये बिट सही है, और ये दूसरे बिट का है कि ये बिट सही है, क्योंकि गलत की प्रोबेबिलिटी है PB। प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है वो हमेशा 1 होता है, चाहे वो हो या ना हो, होने और ना होने में दोनों की प्रोबेबिलिटी इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो अगर गलत होने की प्रोबेबिलिटी PB है, तो 1 माइनस PB होगा सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने देखा कि चाहे इन दो बिट्स में किसी एक में भी एरर क्यों ना हो, एरर तब भी सिंबल में आएगा, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक और ऑपरेशन है, या तो इसमें या तो इसमें, किसी में भी हो तो वहां पे एक एरर आएगा, तो बीच में इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। और फिर जब मल्टीप्लाई सिमिलर चीजें हैं तो यहाँ पे ऊपर रेज पावर 2 आएगा, और PB हमें ऑलरेडी पता है, हमें इस फॉर्मूला से PB पता है, दिस इज PB। तो ये हमारा करेक्ट वाला प्रोबेबिलिटी होगा। तो एरर वाला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर 1 माइनस द करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो फिर जब इसको हम आगे चल के फिर बहुत सारी मैनिपुलेशंस करते हैं तो वी गेट एन अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेशन लेकिन तभी काम करेगा जब आपके पास बहुत सारा लाइक SNR का वैल्यू हाई होगा, तब आप बोल सकते हो जो सिंबल प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल एरर है इसमें DPSK में, दैट इज, सॉरी QPSK में, जो QPSK में जो सिंबल प्रोबेबिलिटी एरर है वो है ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, दिस Q ऑफ अंडर रूट ऑफ 2EB अपॉन N0। और यहाँ पे जो ये जो EB है, इसको हम ऐसे भी इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ES के साथ। इट मीन्स कि जो आपके सिंबल की एनर्जी होगी वो होगी बिट की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंबल। क्योंकि ये जब मॉड्यूलेशन ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 16 होगा मॉड्यूलेशन ऑर्डर, तो जो K है, जो नंबर ऑफ बिट्स है पर सिंबल, वो होगी 4 log टू द बेस ऑफ 2, वही ये वो K है। सो हमारे पास वो होता है log टू द बेस ऑफ 2m, दैट इज द K वैल्यू। और K जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एक बिट में कितनी एनर्जी है, ये इतने बिट्स है, तो आपको मिलेगा एक सिंबल में कितनी एनर्जी होगी।
जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है फॉर वट एवर ऑर्डर ऑफ एम पी एस के, क्योंकि हम पी एस के की बात कर रहे हैं, तो एम पी एस के में जो सिंबल प्रोबेबिलिटी का जो ये है एक जनरल फॉर्मूला है वो है, ये एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज ट्वाइस क्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ फिर दिस, ये जिसका फैक्टर है, ये इसका बीच में आर्ग्यूमेंट है, क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है अंडर रूट ऑफ 2 ES upon n naught, that is the symbol energy upon n naught into sine of pi divided by m. This is the modulation order कि किस modulation की बात कर रहे हैं, अगर BPS के तो 2 है, और अगर हमारे पास देखो अगर हम BPS की बात करें तो ये यहाँ पे फिर 0 ये 1 हो जाता है, तो फिर ये उसके बराबर आ जाएगा आपका ये आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही अगर हमारे पास we have 4 in case of QPSK, we'll have 16 in case of 16 PSK, M का value. So let's just now try a few basic, very basic questions. Okay. So we have हमारे पास एक सिस्टम है जिसका जो बिट रेट है दैट इज 100 किलोबिट्स पर सेकेंड, और जो सिंबल रेट है वो है 50 किलो सिंबल्स पर सेकेंड। तो इसका जो मॉड्यूलेशन ऑर्डर होगा वो क्या होगा? पहली बात, हमारा मॉड्यूलेशन जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू, मॉड्यूलेशन ऑर्डर होता है हमारे पास 2 इज पावर k के बराबर, और ये k क्या होता है? k इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, कि एक सिंबल में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, और ये k का वैल्यू हम निकालते हैं, हम देखेंगे पहले हमारे पास सिंबल्स कितने हैं और हमारे पास बिट्स कितने हैं। सो वी गेट 2। सो हमारे k का वैल्यू 2 है, तो हमारे m का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी 4। सो दिस इज QPSK या फिर 4PSK, तो हम यूजुअली QPSK ही बोलते हैं। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम वी हैव टू शो दैट द रिलेशन बिटवीन ES अपॉन n नॉट एंड EB अपॉन n नॉट फॉर m array मॉड्यूलेशन क्या है? हम जो हमारे पास सिंबल, पहले ही तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं वो होंगे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स, सॉरी जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी, हाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी, नंबर ऑफ बिट्स किसके बराबर होगा? एक तो पहले की नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय जो k होगा, दैट इज द नंबर ऑफ सिंबल, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो कितने बिट्स एक सिंबल में है और हमारे पास कितने सिंबल्स है विल गिव अस द नंबर ऑफ बिट्स। फिर अगर हम इसकी एनर्जी देखते हैं इट विल बी एनर्जी ऑफ बिट्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिंबल मल्टीप्लाइड बाय k। तो उस हिसाब से जो, हाँ k का वैल्यू पता है हमें, इट्स log टू द बेस ऑफ 2m। तो दिस इज EB इज इक्वल टू ES इंटू log टू द बेस 2। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। फिर दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो n नॉट से, तो you'll get a relationship between the ES upon n naught and EB upon n naught. To be precise, it will be like this: ES upon n naught will be equal to 1 upon log to the base of 2m EB upon n naught. Okay. Now we have this another question. Do you want to try this, Ravi? Yeah, ma'am. Which needs lowest bit energy. Lowest bit energy. It is BPSK, right, ma'am? Because I'm sending हाँ, यू आर सेंडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स, तो bits. हाँ फॉर एक पर्टिकुलर एक, क्योंकि हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे SNR है
एंड हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, इट डिक्रीज लाइक दिस, राइट, है ना। अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए वी हैव लाइक दिस। तो ये अगर हमारे पास होगा 32 पीएस के, ये अगर हमारे पास होगा बीपीएस के, ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 8 पीएस के होगा, ये 16 होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हमारे पास ये तो एसएनआर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे ई बी एन नॉट से ही आया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, सबसे कम पावर किसका होगा, बीपीएस की का, है ना। आप इस स्केल पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर इंक्रीज में, ओके। तो हमारा इसका आंसर है बीपीएस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर अ बीपीएस के सिस्टम हमारे पास जो ई बी बाई एन नॉट है वो 8 dB दिया गया है, आप बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है वो कितना है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। Yeah. ई बी बाई एन नॉट दिया गया है डीबी में, तो पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर में, इट इज 10 raised power 8 upon 10 6.3। नाउ हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। Probability of error Q multiplied ठीक है, तो इट्स जस्ट q under root of 2 multiplied by 6.3। by 0.5. and using the table or कोई भी online tool, this is equal to this। okay, so now we'll move to a numerical जो कि सिमिलर है क्लास के न्यूमेरिकल से। तो इट विल बी बेटर कि आप लोग इसको ट्राई करें जब भी कोई भी इस लेक्चर को पढ़ेगा। आई वुड वांट यू टू कि आप पॉज करें यहाँ पे एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। द क्वेश्चन इज कि bit error probability of PB equal to 2 into 10 raised power minus 4 is required with data rate in 200 kilobits per second। एक AWD चैनल है और हमारे पास कोहेरेंट डिटेक्शन है, हमारे पास MPS के है विद ग्रे मैपिंग। ग्रे मैपिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रे मैपिंग में क्या होता है कि जो टू कॉन्जिक्यूटिव सिंबल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक बिट का फर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिट का। फॉर एग्जाम्पल 0000 से अगर हम जाएंगे तो इट विल बी लाइक 001। उसके बाद इट विल नॉट बी 0010 क्योंकि इस और इसके बीच में दो बिट्स का फर्क है। 10 बन गया है और 01 बन गया, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल बी लाइक दिस 11। ठीक है, इनमें आपस में सिर्फ एक बिट का फर्क होता है। इनमें जो हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं उसको, कि दो कोड वर्ड्स में कितना बिट्स का डिफरेंस है उसको हम एक हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ग्रे कोड में किसी भी दो के बीच एक ही होता है, मतलब जो आपस में नेबरिंग होता है उनमें सिर्फ एक एक का फर्क होता है। हैमिंग डिस्टेंस उनकी 1 होती है। तो हमें we'll have to find ES upon N naught, so we just have to reverse engineer the formula। जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका बस रिवर्स करना है हमें।
So let's just start this question. तो जो हमारे पास बिट रेट है, इट इज गिवन लाइक दिस, बिट्स पर सेकेंड, ये हमारे बिट रेट है। सिंबल रेट हमारे पास है। इस चीज से हमें पता चल जाएगा अभी कि हम किस m से डील कर रहे हैं। तो जो हमारे k होगा दैट इज 200/50, दैट इज 4। उस हिसाब से हमारा जो m होगा टू दिस पावर k विल बी 16। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 PS के सिस्टम है हमारे पास अभी। तो हमें पता है सिंबल एरर किसके बराबर है। तो जो आपके पास PS/m दिया हुआ है वैल्यू, वो है आपके पास PB दिया हुआ है। यू हैव बीन गिवन PB, तो हमें PB को पहले कन्वर्ट करना है PS में। PB दिया गया है हमारे पास 2 × 10⁴। जैसे रिलेशनशिप है पावर का उसके साथ, वैसे इसका भी रिलेशनशिप है। तो आपका जो PB होगा दैट इज इक्वल टू PS/log टू द बेस ऑफ 2m। तो जो आपका PS है दैट इज PB log to the base 2m, which is equal to 8 × 10⁻⁴, because हमारा जो ये है this is 4 और this is 2 multiplied by 10⁻⁴। तो अब इस फॉर्मूला में जब हम इसको यूज करेंगे, इसको हमें बस ये रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है यहाँ पे, इज इक्वल टू ट्वाइस Q of this factor। सो इट्स लाइक कि इसको यहाँ डिवाइड पे ले जाओ और Q को इनवर्स करना है, तो इट विल बी Q इनवर्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसको यहाँ पे 2ES/n0 साइन ऑफ π/m। दिस वैल्यू ये भी आपको ऑनलाइन मिलेगा टेबल से। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फिर बाकी सब वैल्यूज डाल के आता है वैल्यू दैट इज 147.66, और ये लीनियर में है। तो dB में इसका जब कन्वर्जन करते हैं दैट इज 10 log to the base of 10 21.69 dB। और जो हमारा अब होगा EB/n0, हमने रिलेशनशिप निकाला है उसका, दैट इज 1/4 ES/n0। बस ये एक फैक्टर इनके बीच में है जो अराइज होता है नंबर ऑफ, जो कि उसको हम K बोलते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो फिर ये बराबर होगा हाँ 15.67 dB के। ये आप लीनियर स्केल में करोगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करोगे dB में। तो इसको मैंने यहाँ यूज किया है और फिर हमारा एक वैल्यू आया है बीच में और उस वैल्यू को मैंने फिर dB में कन्वर्ट किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक QPS के सिस्टम में सिर्फ 2 × 10⁻⁴ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए हमें हाई SNR की ज़रूरत पड़ती है, और हम कोई और यूज़ कर रहे होते इसे कम, तो हमें इसे कम SNR की ज़रूरत पड़ती। हाँ, since we have 16 symbols in the constellation, hence we need more power as compared to other low order PSK, BPSK हो या QPSK हो या 8PSK हो। तो क्योंकि हमें इनको, हम सिंबल्स को एक फार फार रखने के लिए, आपस में दूर रखने के लिए हमें एक डिसेंट SNR की ज़रूरत होती है। तो ऐसी बात है कि हमारे पास अगर यहाँ पे सिंबल्स हैं, पहले ये थे, तो हमने इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा था आपस में। बट फिर अगर हमारे पास यहाँ पे और एक आ गया, अब इनकी आपस में जो ये है डिस्टेंस है वो कम हो गई। तो जो इनिशियल डिस्टेंस अगर हमें वो सेम रखनी है, इनिशियल डिस्टेंस जो थी इनके बीच, जैसे कि इनके बीच में ये थी D1, अगर हमें वो सेम डिस्टेंस रखनी है 8 के बीच में, तो हमें उनको और दूर दूर प्लेस करना पड़ेगा।
तो सेम डिस्टेंस, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रखने के लिए हमें फिर लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा देना पड़ेगा, विल हैव टू गिव मोर पावर अटेन द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो वही बात हो रही है इनमें। ओके, सो वी हैव इन दिस, अभी मैं यही बता रही थी आपको कि जब हमारे पास BPSK से हम 4PSK में पहुंच जाते हैं, या फिर 8PSK में है, या फिर 16PSK में है, सो व्हाट डू वी सी दैट कि जितना सिंबल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, उतनी वहाँ पे हमें पावर कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस उनमें ऑलरेडी अच्छी खासी डिस्टेंस है, बिकॉज सिंबल्स कम है। जितने सिंबल्स हमारे पास कम है, उतना जितना मॉड्यूलेशन ऑर्डर हमारे पास कम है, हमारे पास उतने सिंबल्स कम होंगे। जितने सिंबल्स कम होंगे, हम उनको उतना क्लोजर प्लेस कर सकते हैं, उनको आपस में साथ साथ रख सकते हैं। पर जब हमारे पास नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि 16 में है या 64 है, बाकी 32 ऑर्डर्स है, तो उनमें हमें फिर पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, वो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने के लिए। तो दिस वाज लाइक अ थोरो डिस्कशन जो हमने किया QPSK और PSK बाकी ऑर्डर्स पे। तो अभी हम कॉम की बात करते हैं। तो कॉम इज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम PSK, क्योंकि इसमें हम एक तो फेज क्वाड्रेचर की बात कर रहे हैं, तो फेजेस चेंज कर रहे हैं, हमारे पास जो साइन और कोसाइन है उनके फेजेस चेंज कर रहे हैं, बल्कि हम एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2 डिग्रीज हैं, 2 डिग्रीज में हम चेंजेस ला रहे हैं। एक डिग्री है फेज में चेंज ला रहे हैं, एक डिग्री है हम एम्पलीट्यूड। तो इसमें हम कॉम में एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन दोनों होती है। जैसे अगर हमारे पास ऑर्डर 16 था, ये 16 PSK की बात हो रही है यहाँ पे। 16 PSK में सिर्फ हम ये थीटा चेंज कर रहे थे, एंगल चेंज कर रहे थे, फेज एंगल चेंज कर रहे थे अलग अलग सिंबल्स के लिए। इसमें एक तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का सेम है फेज, बट इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। इन दोनों का आपस में डिफरेंट है फेज, अगर हाँ, और एम्पलीट्यूड भी। इनका एम्पलीट्यूड सेम है इन दोनों का, बट फेज डिफरेंट है। तो ऐसे ही है, डिफरेंट फेजेस हैं और डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं। 2 बेसिस फंक्शंस हैं हमारे पास, अभी भी 2 ही बेसिस फंक्शंस हैं, कॉस और साइन वाली। बट अब हम इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ला रहे हैं, वो है एम्पलीट्यूड और फेज। ओके, कंपैरिजन बिटवीन 16 PSK एंड 16 कॉम। अगर मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, अगर हम 4 PSK की बात करें ना और 4 कॉम की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत सिमिलरिटीज है। बट जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी डू इज दैट हम कंसिडर करते हैं, एक सेकेंड, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन हम मानते हैं कि दिस इज QPSK और इसको मान लेते हैं कॉम। जबकि दिस कैन ऑल्सो बी कॉम, दिस कैन ऑल्सो बी, हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी कॉम, बट इसको हम जस्ट टू डिफरेंशिएट यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉम है फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन एंड ग्रे कोडिंग, जस्ट सम पॉइंट्स जो मैंने इस PDF में रखे हैं, तो आप इसको पढ़ सको और आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी समझ सको। फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन क्या होता है एंड ग्रे कोडिंग जब यूज़ की, ये दो कॉम्बिनेशन हमने स्टडी की है अभी तक, कोहेरेंट डिटेक्शन यूज़ कर रहे हैं और ग्रे कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। जो 16 कॉम है उसका लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा, इसका दिस इज मोर एफिशिएंट। इट मीन्स कि ये एफिशिएंट है, पावर के हिसाब से भी ये एफिशिएंट है, और बैंडविड्थ एफिशिएंट की सेम है। इट मीन्स कि जो 16 कॉम है, इट इज ये ये इससे ज़्यादा एफिशिएंट है पावर में, पावर एफिशिएंट है ये। और लेकिन जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी वो सेम है, क्योंकि दोनों में है 4 बिट्स पर 4 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्स, इन दोनों की बैंडविड्थ एफिशिएंसी है। जो QPSK है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा फेज चेंजेस में, बट 16 कॉम होगा चेंज ज़्यादा सेंसिटिव टू एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में। 16 PSK इज इजी टू जनरेट एंड डिटेक्ट, बट 16 में थोड़ा इस कॉम में हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है, बिकॉज इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड फैक्टर भी है। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है कॉम में, that is for the probability of symbol error है, that is 4Q under root of 3 EAV upon m-1 n naught। EAV है एवरेज सिंबल पावर, उसको हम 3K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सॉरी आई मीन टू से के ई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट मीन्स कि के टाइम्स दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ सिंबल्स और दिस इज एनर्जी पर बिट. So this is the value जो हम usually numericals में use करते हैं, that PS is less or equal to 4Q. फिर इसका ये है हमारे पास argument 3K upon this is a modulation order minus 1 EB by N naught हो गया energy per bit upon the noise power. We'll consider a numerical now. Numerical में हमारे पास है for a digital communication system जिसका data rate दिया गया है, bit rate दिया गया है, तो हम इससे M निकाल सकते हैं कि हम किस वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं. एंड फिर हमें बस रिवर्स इंजीनियर करके ई बी अपॉन एन नॉट निकालना है. फॉर्मूला हमारे पास, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कुछ फॉर्मूलाज आपको यू विल हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट. सो विल हैव अभी हमारे पास जो के है दैट इज बिट रेट अपॉन सिंबल रेट जो कि इट्स इक्वल टू 28800 अपॉन 4800 विल गेट k इक्वल टू 6 एंड देन जो m होगा is 64. It's 64. So this is an example of 64 QAM. PS दिया गया है 10 is power minus 5. You have been given PWM channel. कि हमने जो भी अभी probability of errors निकाले हैं तो we have assumed कि probability ये हमारे पास AWM noise है, AWM channel है हमारे पास. Then we'll use a formula. Yes. For Q 3K upon M minus 1 EB upon N naught. -5. सिमिलर वही है, यहाँ पे 4 को ले जाओ नीचे और इसको क्यों इन्वर्स करना है, ये बराबर है फिर यहाँ पे 3 इंटू के वॉज 6 64 माइनस 1 और ये हमारा जो हमें निकालना है ई बी अपॉन एन नॉट. एंड फिर फर्दर इसको सॉल्व करके विल गेट ई बी अपॉन जो एन नॉट है दैट इज इक्वल टू 733. इसको फिर हम डीबी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे. अभी आई थिंक असाइनमेंट 3 का तो टाइम हो चुका है बट विल जस्ट डिस्कस कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड हाउ डू वी सॉल्व देम. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द रवि आप बताओ इफ यू कैन हाँ सॉल्व मैम. द फर्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल. फास्ट फेडिंग मैम. हाँ तो यू जस्ट हैव टू टेल इज इट ट्रू और फॉल्स. आप पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से और फिर देखो ऑप्शंस क्या दिए. It Yes says ma'am, that that's true. हाँ it is true right कि Yes आप ma'am. जब आपके पास वेलोसिटी होगी मोबाइल की वो डिटरमाइन करेगी क्या कि हाउ द सिस्टम विल एक्सपीरियंस या तो फास्ट फेडिंग या तो स्लो फेडिंग. तो इट विल बी Yeah. ट्रू बिकॉज अब हम बात करते हैं चाहे फास्ट फेडिंग की या हम स्लो फेडिंग की बात करते हैं, हम जब इनको डिफाइन ही करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ टाइम नोन एज कोहेरेंस टाइम की बात करते हैं हम. एंड जो कोहेरेंस टाइम है इन केस ऑफ फास्ट फेडिंग क्या होता है कि जो हमारा सिंबल टाइम होता है वो होता है लेस देन द सॉरी वो होता है ग्रेटर देन द कोहेरेंस टाइम. तो फास्ट फेडिंग होती है और स्लो फेडिंग में होता है जो हमारा सिंबल टाइम है दैट इज मच मच लेस देन द कोहेरेंस टाइम. तो हमारे पास स्लो फेडिंग होती है. तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये चैनल है और अगर हमारे पास ये है सिंबल का ड्यूरेशन तो यहाँ पे इसमें बहुत चेंजेस आई तो इट विल बी फास्ट फेडिंग.
बट इन कंपैरिजन अगर हमारे पास ये चैनल है और हम पास जो सिंबल का ड्यूरेशन वो इतना सा है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ये स्लो फेडिंग है। एंड जो हमारे पास टीसी है वो ऐसे हम करते हैं डॉपलर शिफ्ट के साथ, है ना, डॉपलर शिफ्ट के साथ कोहेरेंस टाइम को रिलेट करते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका एक परफेक्ट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, बट टी सी इज इक्वल टू 0.423 ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय एफ टी, है ना। बट दिस इज जस्ट कि इनका रिलेशन दिखाने के लिए कि कैसे डॉपलर शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोहेरेंस टाइम। देयरफॉर हम, और जो ये एफ डी है, इट इज द डॉपलर शिफ्ट होता है मैक्सिमम डॉपलर स्प्रेड के बराबर। सॉरी, दिस इज डॉपलर स्प्रेड ही, हाँ, दिस इज डॉपलर स्प्रेड, डॉपलर स्प्रेड, और डॉपलर स्प्रेड होता है बराबर मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट के, और वो उसका फॉर्मूला है v अपॉन सी एफ सी, ये इसका वैल्यू है। तो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द, या वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल स्टेशन द बेस बैंड सिग्नल। ओके, तो इस ये इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड मूविंग ऑन, what is the correct unit of spectral efficiency in digital communication system? Bits per hertz, man. Bits per second per hertz. It's Per second. bits per second per hertz, ठीक है। तो इसका यूनिट कहाँ से आता है, पहले हमें देखना है कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का फॉर्मूला का है, सी अपॉन पी। इसको अगर आप ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स लाइक द, हमारे पास द सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज द कैपेसिटी को बोलते हैं हम मैक्सिमम डेटा रेट, और बैंडविड्थ कितनी है हमारे पास सिस्टम में। कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिट्स पर सेकेंड में, और बैंडविड्थ को हर्ट्ज में। तो हमारे पास ये यूनिट आता है बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। Which conditions lead to frequency selective fast fading? एक तो frequency selective भी है और एक fast fading भी है। आप मुझे सोच के बताओ, बिकॉज हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और हमने इस पे बहुत डिस्कशन भी किया है। हाँ। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, हम कोहेरेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ होती है कोहेरेंस बैंडविड्थ, दैट इज़ द बैंडविड्थ जिसके टाइम पे जो हमारा चैनल का रिस्पॉन्स है वो सेम रहता है उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास, अगर हमारी जो बैंडविड्थ है सिग्नल की, अगर वो सिग्नल की बैंडविड्थ विल बी मोर देन द कोहेरेंस बैंडविड्थ, तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल आती है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव में। अगर वो कम होती है, बी एस अगर कम होता है बी सी से, तो वो एक फ्लैट फेडिंग चैनल होती है। और जब हम फास्ट और स्लो की बात करते हैं, तो हम यूजुअली कोहेरेंस टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अगर तो सिंबल ड्यूरेशन होगा, अगर वो सिंबल ड्यूरेशन हमारा होगा ग्रेटर देन द कोहेरेंस टाइम, अभी हमने देखा, तो वो हमारा फास्ट फेडिंग होगा। और अगर वो हमारे पास होगा लेस देन द कोहेरेंस टाइम, तो हम बोलते हैं वो स्लो फेडिंग होता है। ये हमें चाहिए था, क्या हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फेडिंग चैनल। सो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे, एक तो ये वाला और ये वाला, नंबर 1 नंबर 3 हमारे पास आर द करेक्ट ऑप्शन। ये दो कंडीशंस में विल हैव अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फेडिंग
channel. Then this is a simple question. अगर आपने सारे lectures देखे तो you'll be able to tell के what is the कि जब when the number of multipath components is large and we do not have LOS path, तो हमारे पास we have multipaths but we do not have a LOS path नहीं है हमारे पास, multipaths है, LOS path नहीं है. पहले आप बताओ मुझे हम चैनल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर, किस डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करें? रेले डिस्ट्रीब्यूशन में हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे चैनल को. रेले चैनल होगी हमारे पास और इसकी दो चीजें पढ़ी है हमने कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर एग्जांपल दिस, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? ये रेले रेले इसका जो एनवेलप है वो होगा रेले डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने ऐसे देखा था कि इट्स लाइक दिस, राइट? एंड इसका जो फेज होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड. मीन्स कि इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -π से π या फिर 0 से 2π के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा फेज. तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा? इट विल बी द फर्स्ट वन. नंबर 1. Okay. So moving on, now we have this question. We have to consider a channel with Rayleigh fading. इसमें हमारे पास Rayleigh fading दी हुई है, ठीक है? तो हमारे पास जो मॉडल है fading का, that is a Rayleigh fading model. और जो उसका RMS पैरामीटर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका जो RMS पैरामीटर है वो बराबर है किसके? √25 मिली. ये है RMS parameter of Rayleigh channel fading. So what's the probability that the received signal amplitude is below 10 millivolt? So you have to compute the probability कि जो हमने जो receive signal किया है जो उसका power होगा it will be less than 10 millivolt. मतलब सिग्नल जो होगी, पावर नहीं उसकी बात करेंगे, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो सिग्नल हमारे पास रिसीव होगी वाई रिसीव, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा लेस देन, क्योंकि हम जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन है ये एम्पलीट्यूड की ही बात कर रहा है, ठीक है ना? √पावर ही है ये, तो ये एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है रेले सिग्नल. एनवेलप इसका जो होता है एनवेलप, तो ये बराबर है हमारे पास. वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है -∞ से लेके उस पॉइंट तक इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एम्पलीट्यूड को डिफाइन करती है. फिर हमने क्लास में भी देखा था ये कि जो दिस वन इट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -r² डिवाइडेड बाय 2i सिग्मा स्क्वायर के. तो r हमारे पास है, वी हैव 10. सिंस इसका यूनिट मिली वोल्ट इज इसके यूनिट के बराबर, तो वी डोंट हैव टू चेंज द यूनिट्स. इट विल बी जस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 25. फिर हमने स्क्वायर लिया यहाँ पे तो रूट कैंसिल हो जाएगा. This is equal to 1 minus e to the power -2, which is equal to 0.8647. तो approximately the probability जो है, chances जो है कि जो हमारा received power है, amplitude है, वो less than होगा 10 millivolt के, is 86.47%. This one. Okay. So now we have which of the following is not a typical goal of a digital communication
सिस्टम डिज़ाइनर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा डिज़ाइन करना है। मतलब डिज़ाइनर है वो चूज़ करता है कि कौन-सा फैक्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम के लिए। जैसे कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता है, पावर होता है, कितना होना चाहिए, कम, ज़्यादा, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, डेटा रेट कितनी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स। सो पहला ही फैक्टर है कि क्या हमें मिनिमाइज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो ऑब्वियसली हाँ, दिस इज Hmm. वन ऑफ द मेन, बट वी हैव टू सिलेक्ट समथिंग व्हिच इज नॉट, वी हैव टू फोकस ऑन दिस नॉट वर्ड, वी हैव टू चूज एन ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ फैक्टर। ये तो है ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैक्सिमाइजिंग बिट रेट, ये भी है। Important, ma'am. Maximizing power, transmit power, I don't think we would want to maximize transmit power. We would want to minimize bandwidth. Mhm. We would want to maximize capacity, but we would not want to maximize power. So we would want power to be as low as possible. Possible. और पावर का यूजुअली किसके साथ फिर होता है कनेक्शन? बिट रेट के, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के साथ। जितना सिंबल्स का ज़्यादा पावर होगा उतना वो फार अवे होंगे, उनकी डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी हमारा कम होगा। Then we have the question of which modulation scheme has the highest bandwidth efficiency। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा bandwidth efficiency के बारे में, and we read about power efficiency। इसको हम जी रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के फॉर्म में कि कितना बैंडविड्थ एफिशिएंट है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कितनी है। हम चाहेंगे कि जो एक सिंबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट करे, बट उसके लिए फिर नंबर ऑफ सिंबल्स भी ज़्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ सिंबल ज़्यादा होंगे तो उनका डिस्टेंस Power. आपस में कम होगा, और फिर पावर एफिशिएंसी कम होगी। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में हम वो यूज़ अ ट्रेड ऑफ। पावर एफिशिएंसी तो सबसे ज़्यादा किस में है? बीपीएसके में BPS. पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि हम कम पावर भी अगर देंगे तब भी उनमें डिस्टेंस काफ़ी रहेगी, विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू डिफरेंट सिंबल्स। बट जब हम बात करते हैं Spectral हायर ऑर्डर, efficiency. हाँ, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की, तो जो हायर ऑर्डर है दैट विल बी बेटर। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ देयर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई वी हैव अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू। तो इन दिस केस अगर हम देखते हैं, पहले ही बीपीएसके की बात करते हैं। वी हैव बीपीएसके, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे एक सिंबल है। इसमें जो हमारे पास मॉड्यूलेशन ऑर्डर है वो है 2। इट मीन्स कि जो हमारे पास k है, द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, दैट विल बी 1। हमारे पास सिर्फ एक सिंबल में एक ही बिट है, तो इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या होगी? 1 बिट पर सेकेंड पर हर्ट्स। Per hertz. फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद यूपीएसके की, we have m equal to 4 which results in k equal to 2। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? Bits per. And after that when we move on to 16 QAM की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। It's like this। सिक्सटीन QAM में k is equal to 4, the efficiency will be 4 bits। Per second. एंड देन वहाँ पे मेंशन किया गया है ASK। यूजुअली बाय डिफॉल्ट जब ऐसे मेंशन नहीं किया हो सामने नंबर, तो यहाँ पे BSK की ही बात हो रही है, बाइनरी वाला ना, उसकी भी फिर 1 ही होगी, 1 बिट पर सेकेंड पर हर्ट्ज की होगी उसका, सॉरी। तो जो हाईएस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंसी होगी दैट विल बी ऑफ 16 comma 16 comma. 16 कॉम, एंड पावर एफिशिएंसी होगी BPS की। Okay, let's move on to the next question। This is generic question। it says कि अगर हमारे पास आपको दी गई है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है 0.5 की बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, आपका क्या होगा मिनिमम EB/N0 क्या होगा? DB में कंप्यूट करना है आपको। तो पहले ही हमें पता है कि जो C/B होगा
जिसको हम ये बोलते हैं, हाँ, हमारा जो CVB होगा which is equivalent to saying eta is equal to log to the base of 1 plus SNR, ठीक है। तो दिस इज eta जो होगा इसको हटाने के लिए we'll have to raise the power 2, SNR होगा 2 raised to the power 0.5 minus 1, कि हमारे पास जो eta था that is 0.5 bits per second per hertz, तो जो हमारा EB by N naught है that is equal to 0.414 divided by 0.5 that is 0.828427, और जब इसको log वैल्यू निकालेंगे हम 0.828427 log to the base of 10 multiplied by 10 it will be equal to minus 0.82 dB. Okay. Now this is a very basic question. Can you please try this? हाँ मैम। ये वही रिपीट है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिया था। So in this question we have been given SNR equal to 10 dB. 173 मैम। Yes. So ये जो SNR 10 dB है it is equivalent to 10 because अगर इसको ऐसे लिखेंगे 10 divided by 10 upon 10 which is equal to 10 only, ठीक है। तो linear और dB में 10 is the same thing and उसके बाद we have अब capacity का formula is B we have this value of 15 kilohertz which is almost equal to 173 kbps. Okay. So what do you think? Which statement about the linear जो हम bandwidth efficient modulations बोलते हैं are true? थर्ड वन मैम। सी पहला वाला नहीं है बिकॉज हम इसमें जो कॉन्स्टेंट एनवलप नहीं होता है बिकॉज बैंडविड्थ एफिशिएंट्स में देयर इज अ चेंज इन एनवलप एंड दूसरा है कि बैंडविड्थ एफिशिएंट में इट विल रिक्वायर RF एम्पलीफायर्स, दिस इज ट्रू। ये क्लास में जो पढ़ा है सर ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं उनमें से दिस इज द वन एंड देन वी हैव दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मॉड्यूलेशंस व्हिच इज ट्रू, MPSKs, QSKs और ये बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस
है and linear modulation जिनको बोलते हैं, ठीक है. And then is considered is a linear modulation scheme. OFDMB is one of the linear modulation scheme. So this is all for today. I mean, we have यहाँ तक अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, इट्स मेनली अभी तक हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स देखी. हमने स्टार्ट किया फ्रॉम डिफरेंट पाथ लॉसेस एंड उसके बाद हमने ये देखा एक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है और उसमें फिर हम हाउ वी आर सेंडिंग आवर बिट्स ओवर द चैनल, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है चैनल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस होती है, आईएसआई है या मल्टीपल पास फेडिंग है या हमारे पास पाथ लॉस है, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. देन वी रेड अबाउट दीज मॉड्यूलेशन स्कीम्स ऑल्सो. एंड इसमें अभी तक हमने बीपीएसके के बारे में पढ़ा, क्यूपीएसके के बारे में पढ़ा और वी हैव स्टडीड कॉम ऑल्सो. एंड आई होप कि दिस सेशन इज़ यूजफुल टू यू. आई बिलीव कि आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही रिलेट होंगे इसके साथ एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस अच्छे से. And if you have any questions, please let me know. I mean, आप लोग डिस्कशन फोरम में भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं if you have any questions regarding the sessions. And the timing is for now it's the same, Saturdays of 5 to 7 p.m. And I would want you to कि आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं बीच में and you can solve the questions on your own before knowing the answer. And then yeah, that's all from my side today. If you have any questions, Ravi, please let me know. I'm good, ma'am. Thank you. Thank you for your very good informative sessions, ma'am. Okay, thank you so much. I just try to be a little like that different from the class because class में whatever sir teaches you, it's very मतलब it has everything in it. Sir teaches everything. Have you studied the classes like? Yeah, ma'am. I took a couple of classes, ma'am. Okay. Yeah. Yeah, so I try to stay on track because we have 8 live sessions and we can have one extra session, but I think I'll go for only 8 sessions. So this is our 4th session. We just have 4 more sessions. So depending on the number of week and the week, what is taught in the week, I try to complete that and try to see what questions can be added to that. And I try to solve the previous assignments for which the date has expired, and so we can discuss and see if you have any problems with other assignments. But apart from you, nobody joins in the live session, so I think they'll be like, I guess, studying it on their own ease and time. So I'm so thankful that at least you come, because otherwise it would be very difficult for me to just teach to the walls. So thank you so much. And Pleasure, ma'am. okay, you can leave the meeting now. I'll just wrap it up now. Yeah, Thank sure, ma'am. you. Thank you, Bye. ma'am. Good weekend.